हाय मेरे जूमर्स, मेरे बच्चों। सो ऑल गुड टू गो। जय माता दी, जय माता दी एवरीबॉडी। आई एम सो ग्लैड कि आप लोग सब लोग इतने इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट को लर्न करने के लिए मेरे साथ। तो विल बिगिन द जर्नी टुगेदर एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा सीखोगे और बहुत अच्छा करोगे। क्योंकि बच्चों, मैं तुमको ये बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में लर्न करें तो हम ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। इस बात को समझ लो। आज स्टॉक मार्केट हमें लर्न करना है एंड वी में बिकम एडवाइजर्स। जैसे कि आज की डेट में मैं कोई अपना पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बेसिकली दूसरों को गाइड कर रहा हूँ, दूसरों को एडवाइस कर रहा हूँ। उसी के एडवाइजरी के लिए ही मैंने अपनी कंपनी खोली है एंड दैट एडवाइजेस, हम उन्हें सर्विसेज देते हैं। तो आप यदि स्टॉक मार्केट को अच्छा सीखोगे, एक अच्छा एनालिसिस कर पाओगे, तो रिस्क आप खुद ले सकते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा खुद लगा सकते हो। अदरवाइज एक और काम है कि आप मेरी रिसर्च टीम को भी ज्वाइन कर सकते हो। यदि हमें लगता है कि आप में से कोई एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है जो हमारी रिसर्च टीम में शामिल होने लायक है, आप अच्छा सीखोगे तो हम भी आपको अपनी रिसर्च टीम में शामिल करेंगे, जो कि दूसरों को एडवाइस करती है। ओके, सो लेट्स बिगिन इट। सो आर यू एक्साइटेड ऑल? लेट्स बिगिन। अब इसको बिगिन करने के लिए ना मैंने एक बड़ा यूनिक जगह ढूंढी है कि हम स्टॉक मार्केट तो बिगिन करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर एक टैग लगा हुआ है। बताओ वो टैग क्या है? एवरीबडी नोज कि स्टॉक मार्केट पे एक अननेसेसरी टैग लगा है, जो कि गलत है, बट टैग तो लगा है। एंड व्हाट इज दैट? बताओ। सट्टा। क्या बात है! स्टॉक मार्केट पे एक अननेसेसरी टैग लगा है। सबसे पहले तुम्हारा ये मिसकंसेप्शन को दूर होना चाहिए दैट स्टॉक मार्केट इज नॉट सट्टा। तो यदि तुम इस टैग को दूर करोगे बच्चों, तब तुम समझ लोगे कि हमें जर्नी स्टार्ट कैसे करना है। लेट अस नॉट जस्ट बिगिन इट कि हम टेक्निकली समझने लगे। आप पहले उसकी इंटिक्रेसीज को समझिए कि उसके आसपास जो मुद्दे भटक रहे हैं वो हैं ही क्यों। वो मिसकंसेप्शन मैं आपके दूर करूंगा एंड देन फिर आप देखिए कि आपको बात कितनी क्लैरिटी से समझ में आएगी। अच्छा, एक बात बताओ। क्या बात है? गैम्बलिंग। अब एक बात बताओ मुझे कि यही टैग कोई व्यक्ति एक लैंड खरीदने जाता है या एक बिल्डिंग खरीदने जाता है, तब ये टैग क्यों नहीं लगता? वो लैंड या बिल्डिंग खरीदने जाएगा तब ये टैग क्यों नहीं लगेगा? पैसा तो वो वहां भी लगा रहा है। लेकिन वहां लोग नहीं कहते कि तुमने सट्टा कर लिया, तुमने गैम्बल कर लिया। बोलो, इसका कारण बताओ, ताकि तुम्हारी थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगी। लेस रिस्क। ऐसा क्यों लगता है कि लैंड में वहां पर लेस रिस्क है? बोलो बोलो। वोलेटिलिटी वहां पर कम है, ठीक है। अच्छा रीजन है कि लैंड में वोलेटिलिटी कम है, ऐसा आपको लगता है। तो फिर स्टॉक मार्केट में तभी तो हमें समझ में आएगा कि यदि लैंड को आप कह रहे हो लेस वॉलेटाइल है, तो फिर स्टॉक मार्केट मोर वॉलेटाइल है ही क्यों? ये टैग उस पर क्यों और किस कारण से लग गया कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है और वहां पे सट्टा है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, बस वो तो दांव लग गया तो लग गया। ये सारे मिसकंसेप्शन है, लेकिन वो एक एक करके आज आपके सॉल्व होंगे। क्योंकि लैंड में अप्रिसिएशन होता है। देखा, ये पॉइंट में ढूंढ रहा था कि लोग कहते हैं कि लैंड में अप्रिसिएशन होता है, मतलब उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नीचे भी जा सकता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, जहां से आपको ये यात्रा समझ में आना शुरू हो जाएगी। क्या लैंड को तुम जब चाहो तब बेच सकते हो? कैन यू सेल लैंड एनी टाइम यू वॉन्ट? बोलो। तो ये आंसर तुम सारे लोग दे रहे हो नो। बताओ क्यों लैंड क्यों नहीं बेच सकते? क्या आपको कोई ग्राहक नहीं मिल रहा? यस, बिकॉज लैंड के लिए कोई रेडीली मार्केट नहीं है, ना कोई ग्राहक है। तो बच्चों, जहां पर रेडी मार्केट होगा, जहां पे बहुत सारे ग्राहक होंगे, वहां वॉलेटिलिटी तो होगी ही ना। तो स्टॉक मार्केट आपको एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी देता है। आप कितने भी रुपए का सामान, भाई साहब शेयर्स, हाउ मेनी टू एनी स्केल, आप बेच डालो, रेडी ग्राहक मिलेगा। खरीदना हो तो वहां पे लोग खड़े हुए, बेचना हो तो वहां पे लोग खड़े हुए।
क्योंकि स्टॉक मार्केट में हाई अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल है। लिक्विडिटी, वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं कि आप लो पैसा आज लगाओ। आपको लगता है कि यदि मैं 500 करोड़ के सामान यानी शेयर्स बेचना चाहता हूं तो स्टॉक मार्केट कहेगा ओके, लिए मैंने। क्यों? क्योंकि वहां पर तो भाई साहब सिर्फ शेयर्स ही शेयर्स का कारोबार 1 लाख करोड़ का होता है। 1 लाख करोड़ का कारोबार अकेले एनएससी पे, अकेले इक्विटी का एक ही दिन में हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, वो अलग है। और आप बच्चों यदि चाहो कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर लो जो मात्र 1 करोड़ की हो, सिर्फ 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी आज सेल करना है, नहीं मिलेगी। कोई जरूरी नहीं कि आपको ग्राहक मिले। दूसरा, एक बात बताओ कि प्राइस जो है वो स्टॉक मार्केट में हमेशा बहुत आसानी से दी रहती है बच्चों। बहुत इजीली वहां पर प्राइस अवेलेबल होती है। आपको मिनट मिनट नहीं, सेकंड सेकंड नहीं, मिली सेकंड की भी प्राइस पता होती है। क्या ये काम लैंड में होता है? बोलो, लैंड या बिल्डिंग में 1 सेकंड और 1 दिन तो छोड़ दो, तुमको महीनों तक कोई ऐसा ग्राहक नहीं मिलेगा जिससे तुमको लैंड की एक्चुअल प्राइस पता चले, और वो सही भी और ऑथेंटिक है भी कि नहीं ये भी नहीं पता। लेकिन यहां पर स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है वो पूरे डिमांड सप्लाई परफेक्ट मार्केट के साथ आई है, वो ऑथेंटिक है, वो डिमांड सप्लाई के रूल को फॉलो करती हुई प्राइस है। अब क्या होता है बच्चों, कोई भी चीज चाहे वो लैंड ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं होता कि प्राइस हमेशा बढ़ती है उसकी, गिरती बढ़ती गिरती बढ़ती दोनों है। पर क्या होता है कि हमें लैंड की प्राइस हर मिनट हर सेकंड नहीं पता, तो हमें पता ही नहीं चल पाता 10 साल बाद कि क्या ये प्राइस कभी कम भी हुई थी क्या, हमें पता ही नहीं होता। और यही तुम्हारे पास स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदा है तो तुम क्या करोगे, अरे अरे प्राइस बढ़ गया, अरे गिर गया, अरे बढ़ गया, प्राइस तो बढ़ रहा है, प्राइस तो गिर रहा है। तुम्हें हर सेकंड पता चल रहा है। क्योंकि तुम्हें हर सेकंड पता चल रहा है, इसलिए तुम्हें गिरना बढ़ना फ्लक्चुएशन और तुम्हारा मन भी ऊपर नीचे होगा, बिकॉज एवरी सेकेंड तुमको प्राइस पता चल रही है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? बोलो बच्चों। तो क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट से हम एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम स्टॉक मार्केट को सीखेंगे, बट इस पे लगा एक टैग सट्टा और गैम्बल, इसको भी हटा डालेंगे आज। और ये जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आई एम रियली एक्साइटेड विद यू पीपल, और मुझे लगता है आप भी हो। ओके, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है भाई साहब। ज्वाइन कितनों ने करा था और आज और जनसंख्या बढ़ चुकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब स्टॉक मार्केट में ये होता है बच्चों कि वहां पे दो लोग होते हैं, एक होते हैं बुल्स और एक होते हैं बेयर्स। दो लोग होते हैं वहां पे, बुल्स और बेयर्स, दोनों को जगह मिलती है, वो दोनों अपना अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे लैंड तो लिमिटेड है। आप खुद बताओ, लैंड यानी कि जगह इज लिमिटेड और पॉपुलेशन बढ़ रही है। सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ लैंड के यूज भी बढ़ रहे हैं। पहले लोग लैंड सिर्फ इसलिए लेते थे कि मैं वहां पे रहूंगा और अपना घर बनाऊंगा। धीरे 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 उन्हें पता चला यहाँ आसपास तो मार्केट है, लोग खरीदारी करने आते हैं, क्यों ना मैं अपनी शॉप बना लूं। फिर लोगों को लगा कि भाई जब इतने लोग हैं ही तो क्यों ना मैं अपना स्कूल बना लूं, स्कूल से बच्चे पढ़ लिए तो कॉलेज बना लूं, शायद लोग बीमार भी हो जाते हैं तो क्यों ना उनको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल बना लूं। और इस्तेमाल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और बढ़ते जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे, लेकिन लैंड उतना ही है। इसलिए लैंड में हमें फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ देखने नहीं मिलती, ऊपर ही की तरफ देखनी पड़ती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में बच्चों कंपनी की परफॉर्मेंस मैटर करती है, कि कंपनी में जिसमें आपने पैसा लगाया है, ऐसा थोड़ी ना है कि पैसा लगा दिया तो बढ़ते ही जाएगा। अच्छा, मंदिर मस्जिद भी बनेंगे, क्या बात है यार, तुम लोग शानदार लोग हो कि भाई साहब तुम्हें मंदिर मस्जिद भी पहले ही बनाना है, और फिर चर्च गुरुद्वारा कब बनेगा है, सिर्फ मंदिर मस्जिद बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। ऐसा है बच्चों कि ये जो कंपनी है ना, ये यदि अच्छा परफॉर्म करेगी तभी ना शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। यदि कंपनी ने अचानक परफॉर्म करना बेकार कर दिया, जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शेयर बताने की शुरुआत करता हूँ, है ना, लेट मी टेल यू। एक शेयर है जो मेरा भी काफी फेवरेट रहा है और उसका नाम है पीवीआर। तो आपको खुद को भी पता है कि पीवीआर ने आइनॉक्स को एक बार खरीद लिया था। तो पीवीआर आइनॉक्स करके कंपनी है,
अब मुझे बताओ कि ये शेयर कब चलना चाहिए? जब बॉलीवुड इंडस्ट्री चलेगी। पर बॉलीवुड इंडस्ट्री तो डाउन जाती गई। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि टॉलीवुड इंडस्ट्री चलने लगी, और बिकॉज टॉलीवुड इंडस्ट्री चलने लगी, वहां की पिक्चर्स हिट होने लगी। ऐसा धीरे 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 होने लगा फाइनली कि पीवीआर आइनॉक्स का शेयर, जो बहुत ऊपर से नीचे आ गया था बॉलीवुड के ना चलने के कारण, वो धीरे 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 वापस ऊपर आने लगा। फिर उस कंपनी की ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज हुई कुछ, जो अभी मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए, आप एफएनओ सेगमेंट को जानते नहीं हो, कि अब वो शेयर वापस नीचे की तरफ जा रहा है, डेस्पाइट कि अब वहां पे जनता आ रही है, डेस्पाइट कि वहां पे रेवेन्यू आ रहा है। और अभी बताओ कौन सी मूवी लेटेस्ट चल गई? पुष्पा नहीं, पुष्पा 2। झुकेगा नहीं साला, समझे? तो पुष्पा 2 वहां पे चली, लेकिन बेचारा शेयर तो झुक गया पीवीआर का शेयर झुक गया और नीचे भी आ गया। तो ये मूवी में हो सकता है और स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकता। तो पहली बात यह है कि स्टॉक मार्केट खुद बुल्स को और बेयर्स को बुलाकर इनवाइट करता है कि आप चाहो तो स्टॉक मार्केट को ऊपर चलाओ, चाहे तो स्टॉक मार्केट को नीचे चलाओ, लेकिन कमाने के मौके ऐसा नहीं है, यदि तुम्हारी जानकारी में कमी है, कि सिर्फ शेयर मार्केट ऊपर जाए तभी कमाते हैं। शेयर मार्केट नीचे आने में भी आपको इक्वल कमाई का मौका मिलता है। तो बुल्स तब कमाते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, बेयर्स तब कमाते हैं जब मार्केट नीचे जाता है। स्टॉक मार्केट अलाउज यू टू अर्न इन बोथ द डायरेक्शंस। तो इसलिए इस गलतफहमी को मिटा दो कि हमें स्टॉक मार्केट को सिर्फ ऊपर ले जाने पे ही कमाई होगी, नीचे जाने पे भी उतनी ही कमाई होती है। और स्टॉक मार्केट में नीचे गिरने को बुरा नहीं मानते, उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है करेक्शन। करेक्शन का मतलब कुछ ज्यादा ही उछल गया था मार्केट, तो उसको ठीक से डाउन आ जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी, फिर अचानक गिरेगा। उससे बेहतर है कि धीरे धीरे वो नीचे गिरता भी चले, और कमाई के मौके आपको दोनों में मिलेंगे। तो क्या आपको यहां तक का थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ? यहां तक की बात समझ में आई कि अब धीरे 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 हमें स्टॉक मार्केट में घुसना है। स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर जाने के लिए नहीं बना, वो फाइनली तो ऊपर ही जाएगा। अब ये भी एक बात है कि वो फाइनली ऊपर क्यों जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट गिरता है, बढ़ता है, बढ़ता है, गिरता है, गिरता है, बढ़ता है, लेकिन फाइनली तो यदि एक सीधी रेखा में उसे देखा जाए, लंबे अंतराल पे यानी लंबे टाइम इंटरवल्स पे यदि उसे प्लॉट करा जाए, तो फाइनली बच्चे स्टॉक मार्केट ऊपर ही चले जाता है। फाइनली वो ऊपर ही चले जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनली कंपनियां ग्रो करती ही जाती हैं। रिलायंस कहने के लिए एक बहुत ही छोटी कंपनी थी, बट धीरे 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 उसने ग्रो ही करा और वो आगे ही बढ़ती चली गई। एलआईसी नाम की एक कंपनी आई और वो ग्रो ही कर रही है, वो आगे बढ़ रही है, उसके पास पैसे इकट्ठे होते चल रहे हैं, जितने उसके पास रिजर्व्स इकट्ठे हो रहे हैं उतनी उसकी वैल्यू बढ़ रही है और उसका शेयर ऊपर ही जा रहा है। तो फाइनली तो मार्केट ऊपर जाने के लिए बना है, बट आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि वो सिर्फ ऊपर जाएगा, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं है। वो धीरे 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 ग्रो करते हुए, कभी नीचे भी जाते हुए, क्योंकि बेयर्स का भी मार्केट है और उसे ऊपर जाना चाहिए। यहां तक एग्रीड है एवरीबॉडी? बोलो बच्चों, आर यू एग्रीड? और एक कारण है कि जो स्टॉक मार्केट में प्राइसेस गिरती हैं वो किसी भी लेवल तक गिर सकती हैं। मतलब उसमें फॉल आने की जब शुरुआत होना, तो क्या 10%, क्या 20%, और क्या 50%, और क्या 100%। मतलब जब फॉल आता है ना, तो फिर फॉल आता है। यदि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जैसे कि एक बार हो चुका वोडाफोन आइडिया के साथ। वोडाफोन आइडिया का शेयर बहुत ही ऊपर था, बहुत ही अच्छा चलता था, लेकिन फाइनली जब धीरे 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 उसको कंपनी ने अपने आप को अपडेट नहीं करा और वो लॉसेस में चली गई, तो उसका शेयर इतना ज़्यादा गिर गया कि आज लगभग लगभग 98% आप मान के चलिए उसमें फॉल आ चुका। सिमिलर यदि मैं एग्जांपल दूं, तो एक बहुत ही एंटरप्राइजिंग पर्सन था इस इंडस्ट्री का, जिसका नाम था अनिल अंबानी। आप सब जानते होंगे अनिल अंबानी जी को। तो अनिल अंबानी जी की जो कंपनी थी वो बहुत राइज कर रही थी, बहुत बड़ा ऊपर शेयर जा रहा था। उनके पास रिलायंस की 2 कंपनियां थी, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक मैं इधर वाले बता रहा हूँ, फिर फाइनेंस में भी और कंपनियां थी। अब क्या हुआ कि ये अचानक उनके डेट बढ़ गए और वो डेट को संभाल नहीं पाए, फाइनली वो शेयर नीचे आ गया। तो अब आपको सिंपली मेरे साथ ये करना है कि जो जर्नी मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं, उसमें हमें एक ही काम करना है बच्चों, उसमें हमें करना है स्टडी।
आप लोग मेरे साथ स्टडी करिए। ये स्टडी जो करेगा ना, तो उसके लिए सट्टा नहीं बचेगा, फिर उसके लिए गैम्बल नहीं होगा। जो स्टॉक मार्केट में डेटा एनालिसिस करता है, जो स्टॉक मार्केट में स्टडी करता है, जो उसकी जानकारी रखता है, उसके लिए सट्टा नहीं है, उसके लिए गैम्बल नहीं है। उसको पता है कि क्या होने वाला है। और एक बात मानिए, स्टॉक मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है, इतनी लिक्विडिटी है कि एक दिन में भी आदमी वो पा सकता है जो कोई व्यक्ति 20 साल में नहीं पाएगा। पर उसके लिए लगती है स्टडी। आप ये सोचो कि वो एक दिन आज आ जाए, वो आज नहीं आएगा। वो आएगा, लेकिन आज से 10 साल बाद आएगा। आज से 5 साल 10 साल बाद आप इतनी स्टडी कर सकते हैं कि हाँ, मैं कहूंगा हाँ, आप एक दिन में भी अरबपति, खरबपति, करोड़पति, बिलियनर, मिलियनर कुछ भी बन सकते हो। वो एक दिन में बनोगे, लेकिन वो एक दिन आज नहीं आएगा बच्चों। उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए स्टडी लगेगी, उसके लिए एक्सपीरियंस भी लगेगा। बिकॉज एक्सपीरियंस समय के साथ ही आएगा। स्टडी आप जल्दी कर सकते हो, जैसे कि मैं रात रात जग कर भी स्टडी करता हूं, तो स्टडी आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो समय बीतने पर ही आएगा। बजट के दिन स्टॉक मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, कोविड के दिन कैसा रिएक्ट करता है, इनके लिए वो घटनाओं का होना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति की जर्नी में कोविड नहीं आया था, या कोविड जैसा कोई पेंडेमिक नहीं आया था, तो उसकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में उसका एक्सपीरियंस अधूरा है। हमें इवेंट्स चाहिए। जब हम उन इवेंट से गुजर जाते हैं, इवेंट में जैसे कि रेगुलर इवेंट आता है कि हर क्वार्टर में ये लोग अपने रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। किसी का रिजल्ट अच्छा होता है, किसी का खराब होता है। फिर ईयर एंड पे ही अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। फिर कभी बजट आ जाता है, फिर कभी वहां पर ट्रंप नाम का एक प्रेसिडेंट यूएसए में आ जाता है, और वो अचानक से स्टॉक मार्केट में उसकी बातों के कारण ऊपर नीचे सब कुछ होने लगता है। पेट्रोल की प्राइस, गोल्ड की प्राइस, बिटकॉइन की प्राइस, ये सारे फैक्टर्स को हमें स्टडी करना होगा बच्चे। स्टडी में टाइम लगेगा, बट बिलीव मी, ये बहुत ही पेइंग जर्नी होगी, बहुत ही ल्यूक्रेटिव जर्नी होगी, और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर चीजें, ज्ञान हासिल करने मिलेगा। आपकी बैलेंस शीट की स्टडी और अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। आप बैलेंस शीट को ज्यादा अच्छा समझने लगोगे। प्रॉफिट एंड लॉस आपको एक अलग निगाह से देखने लगेगा, जो आज नहीं दिखता, मुझे दिखता है, आपको नहीं दिखता। धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि आपको बैलेंस शीट पीएनएल नहीं बनाना। जब बैलेंस शीट पीएनएल बनकर आएगा, उसको आप देखते कैसे हो। मेरा इंटरप्रिटेशन उसी बैलेंस शीट के लिए अलग होगा, आपका अलग होगा। मैं किसी एंगल से देखूंगा कि कंपनी अच्छी नहीं है, आपको किसी एंगल से लगेगा कि ये कंपनी अच्छी है। तो यही स्टडी है। और नो बडी इज परफेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मेरा ज्ञान है आप उसे सरपास नहीं कर। यू कैन सरपास। तो इसलिए धीरे 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 हमें समझना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं एकदम प्रैक्टिकल बात। मार्केट कौन से दिन इंडिया में ओपन होता है, और कौन से स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है जो इंडियंस के लिए अवेलेबल है। तो जो इंडियंस के लिए अवेलेबल हैं, वो कौन से हैं बताइए। क्या नाम आप जानते हो? म्यूचुअल फंड पे भी आऊंगा, लेकिन उसमें अभी समय है। बताइए। एक आपको पता है एनएससी है, और आपको क्या पता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और एक कॉमोडिटी का भी मार्केट है, एमसीएक्स जिसका नाम है। तो कॉमोडिटी का भी मार्केट है। फिर फॉरेक्स का भी मार्केट है, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस होते हैं। और इवन हमारे इंडिया में एक गिफ्ट सिटी भी है, जहां पर इंटरनेशनल हम कारोबार कर सकते हैं। ऐसे कारोबार जो बाहर जाके होते हैं, विदेश जाके होते हैं, वो वहां से भी करे जा सकते हैं। तो गिफ्ट नाम की भी सिटी है। अब मुझे बताओ बच्चों, हमारा स्टॉक मार्केट कितने दिन ओपन होता है? बोलो। ऑन विच डेज स्टॉक मार्केट ओपन्स? 5 डेज। वो 5 डेज कौन से हैं? बोलो बोलो। इट इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे से लेके फ्राइडे तक, यदि उस दिन कोई छुट्टी नहीं पड़ी, नेशनल हॉलीडे नहीं पड़ा, तो हमारा स्टॉक मार्केट ओपन होगा। स्टॉक मार्केट के ओपन होने के टाइमिंग्स के बारे में बात करते हैं। बताओ कितने बजे स्टॉक मार्केट ओपन होगा? यस बच्चों, 9:15 नहीं होता। स्टॉक मार्केट 9:15 ओपन नहीं होता। ये थोड़ी सी गलत फहमी है, इसको आज को आपको ठीक करना होगा कि स्टॉक मार्केट 9:15 पे ओपन नहीं होता। इट ओपन्स एट 9 AM। स्टॉक मार्केट 9 AM पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप अपने अपने सौदे, मुझे खरीदना है, मुझे बेचना भी है, तुम्हें भी बेचना भी है, खरीदना भी है। आप अपने सौदों को 9 बजे
डाल सकते हैं और आपके सौदे एक्सेप्ट हो जाएंगे, मतलब आपके सौदे ले लिए जाएंगे। आप अपना सौदा डाल सकते हो, बाय का सौदा, सेल का सौदा, और ये सौदे स्टॉक मार्केट ले लेगा, बस अभी उसे सेटल नहीं करेगा। फिर धीरे 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 टाइम आगे बढ़ता है। यस, इसे प्री मार्केट कहते हैं, बिल्कुल सही। अब क्या होता है, 9:07 पे या 9:08 पे स्टॉक मार्केट इसको सेटल कर देता है, उन सारे सौदों को सेटल कर देता है जो इस प्री मार्केट में डाल दिए गए। और ये जो सेटलमेंट होता है, ये 9:07 और 8 मिनट, ऐसा क्यों? इतना बड़ा कारोबार हो रहा है, 7 बजे हो जाए, 8 बजे हो जाए, एक फिक्स टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि मैनिपुलेशन को अवॉइड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो बहुत कम लोग को पता है, कि स्टॉक मार्केट और सेबी ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे कोई व्यक्ति प्राइस को इफेक्ट करने की कोशिश ना करे, वो ऐसे सौदे ना डाले जिससे प्राइस एक तरफ इंपैक्ट हो जाए, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो ना हो पाए। इसलिए स्टॉक मार्केट इस टाइम को कभी भी फिक्स नहीं बताता कि वो 9:07 में सेटल करेगा कि 8 मिनट में सेटल करेगा। वो लोग हो सकता है आज लोग सोचें 8 बजे होगा, लेकिन वो 7 मिनट पे ही हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। फिर सेटल होने के बाद हमें एक प्राइस की डिस्कवरी होती है बच्चों, और उसका नाम होता है ओपन प्राइस। हमें हर शेयर की और इंडेक्स की ओपन प्राइस मिल जाती है, मतलब हमें पता चल जाता है कि अब ये इतने पे ओपन हुआ है। तो ये कितनी खास बात है स्टॉक मार्केट की, कि स्टॉक मार्केट का क्लोज इज नॉट दी ओपन। बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा कि स्टॉक मार्केट का जो क्लोज हुआ कल का प्राइस उतने पे ही ओपन हुई, ना ना। ये इसी के लिए बना है सेशन, ये प्री प्री जो सेशन बना है, ये इसीलिए बना है ताकि प्राइस की डिस्कवरी हो कि आज लोग क्या सोच रहे हैं। क्लोज से ओपन नहीं आएगा, लोग जो आज ओपनिंग डे पर सोच रहे हैं उनको शेयर खरीदना है, बेचना है। ज्यादा लोग खरीदने के लिए खड़े हुए हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी, ज्यादा लोग बेचने के लिए खरीदें तो प्राइस नीचे जाएगी। तो हो सकता है बच्चों, इस बात को ध्यान से नोट कर लेना, कि कल लेटर से जो रिलायंस का शेयर है, लेटर से वो 1250 रुपए पे क्लोज हुआ, लेकिन जब वो आज ओपन हो रहा है तो वो ओपन ही 1200 पे हो रहा है। लोगों ने से 50 रुपए नीचे पे ही खोला है। तो लोग खोलते हैं, लोग डिसाइड करते हैं, जो इन्वेस्टर्स वहां पर हैं वो तय करते हैं कि बेसिकली आज की ओपनिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन देयर बाय एंड सेल सौदे, है ना, उस पे तय होता है। तो आई होप यहां तक क्लियर है आपको। स्टॉक मार्केट कब कब खुलता है, स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, वो क्यों उस पर टैग लगा दिया गया वो एक डिफरेंट बात है, हम सब मिलकर उस टैग को हटाएंगे। स्टॉक मार्केट सीखने के बाद पैसा आपको लगाना है ऐसा कोई नहीं कह रहा। आप सीखो, आप हमारी रिसर्च टीम में भी शामिल हो सकते हो, उनसे लर्न कर सकते हो, और आप दूसरों को कंसल्टेंसी दे सकते हो। इवन हम लोग स्टॉक मार्केट के एग्जाम्स जो कौन करवाता है बच्चों, NISM जो इंस्टीट्यूट है वो स्टॉक मार्केट के लिए एग्जाम करवाता है, सिक्योरिटी मार्केट के लिए बना हुआ है ये इंस्टीट्यूट। और सिक्योरिटी मार्केट में आपको कोई भी व्यक्ति यदि कंसल्टेंसी देना चाहता है, म्यूचुअल फंड की कंसल्टेंसी, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो कि आप ही के थ्रू म्यूचुअल फंड बेचे जाएं, आपको कंसल्टेंसी अकेले देना है तो आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं, पैसा आप मेरे पास ला दो, मैं आपके पैसों को इन्वेस्ट करके अच्छा कमा के दूंगा, थोड़ा सा मैं भी आपसे ले लूंगा, तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दे सकते हो। तो मैंने ये सारे नाम बोल के बताया आपको बच्चों, आप इनमें से भी कोई बन सकते हो। और बिलीव मी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो फिर भी इंडिया में 4 लाख हैं, लेकिन जो रिसर्च एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर की बात कर रहा हूँ, इनकी संख्या बच्चों आज भी 4-4, 5-5 हजार, या कहीं जगह तो 700 से 800 लोग ही पूरे इंडिया में। और उनकी कीमत है, उनको लोग मानते हैं क्योंकि वो कम है और कंसल्टेंसी दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल काम है, एग्जाम पास करना तो फिर भी आसान है। जो सेबी के नियम है ना, देखो सेबी बहुत अलर्ट चलता है इंडिया में। मैं कह रहा हूं कि यदि कोई पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में बेस्ट बैंक है तो वो आरबीआई है, और कोई बेस्ट जो सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है तो वो सेबी है। इतना अलर्ट चलता है हमारा सेबी, इतना ज्यादा वो ध्यान रखता है कि कोई भी छोटे इन्वेस्टर के साथ, क्योंकि देखो बड़े लोग तो बड़ा खेल कर सकते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस बात का ख्याल सेबी रखता है। इसलिए जब आप एग्जाम पास करके कंसल्टेंसी देना चाहते हो तो कंसल्टेंसी पर बेसिकली सेबी की निगाह रहती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक चीज है जो स्टॉक मार्केट में बहुत कॉमन है, जिसको कहते हैं पंप एंड डंप। क्या कभी नाम सुना है तुम लोगों ने?
बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैव यू हर्ड दिस नेम, पंप एंड डंप? अब पंप एंड डंप क्या होता है? पंप एंड डंप ये होता है कि अपन लोग ने सबने स्टॉक मार्केट सीख लिया और तय करा कि चल एक काम कर, तू भी इसी शेयर को प्रमोट कर, मैं भी इसी शेयर को प्रमोट करता हूं, और अपन सबने मिलकर एक शेयर है लेटेस्ट से आरती इंडस्ट्री, एग्जाम्पल है बेटा बस, है ना, नो बडी थिंग्स कि इसके पीछे कुछ कारण है। आरती इंडस्ट्री, इट इज एन एग्जाम्पल। और हमने सबने मिलकर प्रमोट करना शुरू कर दिया, हम न्यूज चैनल पे आने लगे, जगह जगह हम अपनी कंसल्टेंसी लेके सबने मिलकर तय करा कि अपन तो आज खरीद लो, अपन शेयर खरीद लो आज, जब वो शेयर कम रेट का है, और अपन सब मिलकर इसकी शेयर की प्राइस बढ़ाएंगे। सब जगह लोगों को लगेगा कि अरे आरती इंडस्ट्री उठा लो उठा लो, जहां से भी मिले उठा लो। फिर जब वो पंप हो चुका होगा, उस दिन हम सारे भाई बहन लोग मिलकर उसे डंप कर डालेंगे, मतलब अब हम बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा शेयर तो 5 गुना हो चुका, एंड वी विल स्टार्ट सेलिंग इट। और इसके बाद वो डंप हो जाएगा, यानी कि कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा, उसके प्राइस नीचे आ जाएंगे। और ऐसे पंप एंड डंप तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं जिससे स्टॉक मार्केट को फ्लक्चुएट करा जाता है, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस को ऊपर नीचे किया जाता है। गॉट दिस? यहां तक बात समझ में आई? इसलिए स्टॉक मार्केट की निगाहें हैं कि भाई साहब अपने पंप एंड डंप तो नहीं कर रहे। अब हम शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कहूंगा आप रजिस्टर पे नोट कर लो, जो मैं अब बोलने वाला हूं कि फाइनली स्टॉक मार्केट में हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ पर्संस आर अवेलेबल। कौन सी वो कैटेगरीज हैं, लिखेंगे मेरे साथ और रजिस्टर उठा के लिख ही डालो। कौन सी कैटेगरी के लोग रोज आते हैं स्टॉक मार्केट में? लोग कितने आते हैं वो तो बहुत है, करोड़ों हैं। हमारे यहाँ डी मैट अकाउंट कितने हैं आपको पता है? डी मैट अकाउंट कब खोलते हैं? जब आपको कभी भी शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने हैं तो आपको 2 अकाउंट खोलने होते हैं, लिख लीजिए कैटेगरी के भी पहले। एक होता है डीमैट अकाउंट, यहाँ पे आपके शेयर डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे जाते हैं, यानी डीमैट फॉर्म में रखे जाते हैं। और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है, मतलब आप बाय सेल कर सकते हो। तो कोई भी आपको जो ब्रोकर होगा वो आपको 2 अकाउंट खुलवा के देगा, एक आपका डीमैट अकाउंट और एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट में जो आप खरीदोगे जो आप बेचोगे उसका रिकॉर्ड उसी में रहेगा, ट्रेडिंग में आपको बाय और सेल करने का मौका मिलेगा। बोलो कितने डीमैट अकाउंट होंगे इंडिया में इस वक्त? मोर देन 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। इतने लोग रोज आते हैं स्टॉक मार्केट में, एंड दिस इज ह्यूज फिगर, बिलीव मी दिस इज ह्यूज फिगर। और ना सिर्फ ये 17 करोड़ है, ये उतनी ही तेजी से बढ़ भी रहा है बच्चों। इट्स रियली रियली ग्रोइंग वेरी फास्ट। शुरू करते हैं वापस कैटेगरी से। तो कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं? सबसे पहली कैटेगरी आप लोग लिखेंगे नाम DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें कौन होता है? इसमें होते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो जो आप पैसा छोटा छोटा सिप 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 करके लगाते हो, वही म्यूचुअल फंड्स एक बड़ा पूल इकट्ठा करके फिर यहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड DIIs नहीं होते, यानी डोमेस्टिक नहीं होते। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनके पास भी बहुत पैसा होता है। LIC है, इंश्योरेंस कंपनी है, पैसा तो इकट्ठा करती है, ये भी पैसा लगा सकती है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इनके पास एक बड़ा फंड, बड़ा चंक अवेलेबल होता है, ह्यूज फंड इनके पास होते हैं। लेकिन ये हैं कौन? इंस्टीट्यूट भी हैं और डोमेस्टिक भी हैं, इसीलिए हमें इन्हें कहते हैं DIIs, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। फिर बहुत सारे बच्चे पेंशन फंड्स भी होते हैं। आपको सबको पता है कि पेंशन सबके अकाउंट से, खाते से कटकर एक फंड बनता है, जो कि भविष्य में आपको काम आएगा और आपको उसमें ग्रोथ भी मिलती है उस पेंशन में। ऐसा नहीं कि आपकी पेंशन उतनी मिलती है, पर वो ग्रो कैसे करेगी जब तक खुद नहीं कमाएगी। तो पेंशन फंड्स भी आते हैं और जिनके पास एक बड़ा चंक ऑफ मनी होता है और ह्यूज पैसा होता है। इस पैसे को हम सब लोग नोट कर लो, हम स्मार्ट मनी का नाम देते हैं। दिस इज अ स्मार्ट मनी। तो यदि DII का पैसा है तो वो स्मार्ट मनी इसलिए है बिकॉज दे आर स्मार्ट इनफ, दे हैव एनफ फंड्स, एनफ रिसोर्सेज टू स्टडी द मार्केट मच मोर देन अस। इसलिए उस मनी को हम स्मार्ट मनी कहते हैं कि स्मार्ट मनी बाजार में आ रही है। यदि वो पैसा लाते हैं तो, या वो पैसा निकाल रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि स्मार्ट मनी पैसा निकाल रही है। तो ये लोग पैसा लाते कब है और निकालते कब है, इस पे स्टॉक मार्केट हिल जाता है। इनके पैसा डालने और निकालने पे स्टॉक मार्केट पूरा हिल जाता है।
तो हमें वो पता होना चाहिए कि वो पैसा कब ला रहे हैं, कब ले जा रहे हैं, ताकि हम स्मार्टली उसी वक्त शेयर खरीदें या बेचें। और लेट मी टेल यू, जो SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तहत छोटा 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 अमाउंट सब लोग डाल रहे हैं, उसका कलेक्शन आज 26,000 करोड़ हो चुका है पर मंथ। बिलीव मी, इट इज पर मंथ। एक महीने में आप ही लोग SIP का 26,000 करोड़ पर मंथ लगा रहे हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। नाउ FII के बाद नेक्स्ट नंबर होता है बच्चों, सॉरी DII के बाद नेक्स्ट नंबर होता है, DII के बाद नेक्स्ट नंबर आता है FII का, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये भी एक स्मार्ट मनी है, इसके आगे भी लिख लो सब लोग, ये एक स्मार्ट मनी है। और इसमें भी उतने ही लोग हैं जो वहां पर थे, जैसे कि वहां पर भी बाहर के म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं, वहां के भी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या बैंक्स होते हैं वो लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं। फिर वहां पर सॉवरेन फंड्स यानी कि जो गवर्नमेंट के खुद के फंड्स होते हैं, उनके वहां के पेंशन फंड्स, ये सब लोग पैसा लगाते हैं। बस इतना है कि वहां के जो DIIs हमारे यहाँ के हैं, वो जिस कैटेगरी के हैं उतनी कैटेगरी के FIs भी यहाँ आते हैं और यहाँ पे पैसा लगाते हैं। बस यहाँ पे सॉवरेन फंड्स यानी गवर्नमेंट फंड्स थोड़े से एक एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड हो जाती है, बट ये भी स्मार्ट मनी है। इनका भी बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी यहाँ पर आता है। और इनकी एक खासियत है कि इनका पैसा थोड़ा तेज आता है और तेज जाता है। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो पैसा धीरे धीरे लाते हैं, एकदम से नहीं ला के प्राइस बढ़ाते हैं ना, कभी निकालते हैं तो ऐसा बेचते हैं कि एकदम से बेच दें और प्राइस धम हो जाए ना। लेकिन FIS के ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। वहां पर तो सेबी बैठा है DIS के ऊपर, लेकिन यहाँ पर सेबी ऐसा कुछ नहीं देख रहा कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये अपना मोडस ऑपरेंडी कैसे तय कर लेते हैं। और दूसरी खास बात भाई साहब, ये झुंड में आते हैं और झुंड में जाते हैं, मतलब ये इकट्ठे ही सब कुछ करते हैं, या तो इकट्ठे खरीद डालेंगे या इकट्ठे बेच डालेंगे। तो आज की डेट में बताओ मुझे क्या हो रहा है, बताओ बच्चों, आज की डेट में इकट्ठे खरीद रहे हैं कि इकट्ठे बेच रहे हैं? इतना तो तुम्हें खबर होगी ही ना। नहीं बच्चे, FDI अलग है, FDI FPI भी बताया था, चलो मैं अब समझ लो। आज की डेट में बेच रहे हैं, इस बात को भी समझ लो आप। एक होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में अंतर है। जो मैं रेफर कर रहा हूं यहां पर FIIs, वो बेसिकली ये हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। FDI एक अलग रूट है, वो मैं कभी और समझाऊंगा, उसका स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट नेक्सस नहीं है। तो बेसिकली FPI ही FIIs होते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत करें। तो कितनी कैटेगरी हो चुकी है अभी तक बच्चों? 2 कैटेगरीज हो चुकी हैं, एक DII, एक FII। नेक्स्ट आता है प्रो। अब हम इनको प्रोस कहते हैं। अभी प्रोस कौन है? बेसिकली यही है मार्केट के ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज। तो ये जो मार्केट के ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज है, जो आपको खरीद बेचवा रहे हैं। आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो किसके थ्रू खरीदोगे? ब्रोकर के थ्रू। कोई भी शेयर बेचना है तो किसके थ्रू बेचना पड़ेगा? ब्रोकर के थ्रू। लेकिन अब ब्रोकर 2 काम करता है। जो ब्रोकर होता है वो 2 काम करता है, लिखोगे इसको मेरे साथ। ब्रोकर जब सौदा डालता है तो वो 2 तरीके का सौदा डालता है। जब भी वो कोई सौदा डालता है बाय का सेल का, तो वो बता देता है कि ये मेरे कस्टमर का यानी रिटेल का सौदा है, या फिर वो बताता है ये मेरा ओन सौदा है। और ओन सौदे को हम कहते हैं प्रो। और प्रो ही क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर प्रोप्राइटर्स, तो प्रोप्राइटरी फंड है उनका, तो उनका प्रोप्राइटरी फंड है, प्रोप्राइटर्स हैं वो लोग, इसलिए उसको प्रो कहा जाता है। तो वो बताता है कि ये पैसा मेरा खुद का है, ये सौदा मेरा खुद का है, या फिर ये सौदा मेरे क्लाइंट का सौदा है जिसपे मैं ब्रोकरेज अर्न कर रहा हूं, तो इसीलिए उसको प्रो कहते हैं। So pro is not for professionals, it is for proprietary. Is that clear, झूमर्स बच्चों? तो तीसरा आ गया प्रो। अब बताओ कौन बचा? हम और आप। इनको हम कहते हैं रिटेल। अब इस रिटेल में बेसिकली इसमें भी 2 तरह की कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं HNIs या VHNIs, और दूसरे होते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स। स्मॉल इन्वेस्टर्स। अब HNI किसके लिए कहते हैं? HNI स्टैंड फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, या VHNI कहते हैं वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स।
आपको पता है कि वो गिने चुने ही इंडिया में। तो बेसिकली हम इनको HNI कहते हैं, लेकिन आते तो ये भी रिटेल कैटेगरी में ही है। तो रिटेल का पैसा इसीलिए कम नहीं होता। हम जैसे आप जैसे छोटे मोटे बहुत सारे लोग मिलकर भी एक बड़ा पैसा बना लेते हैं, और HNI तो हमारे साथ हैं ही हैं। तो बताओ बच्चों, फाइनली कितनी कैटेगरी बन गई? हाउ मेनी कैटेगरीज? बोलो। चार। चारों के नाम लेके बताओ। एवरीबडी आई एम आस्किंग, चारों के नाम लेके बताओ, तब तो प्रो बनोगे तुम भी। चारों के नाम क्या हैं? DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII फॉरेन एक्सक्यूज मी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फिर होते हैं प्रो, और फिर होते हैं रिटेल, हम और आप जैसे लोग। तो ये तो हो गई बात यहां तक। कहां तक? कि कितनी तरह की कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं। तो क्या अब हम शुरू करें स्टॉक मार्केट की सही दुनिया? स्टॉक मार्केट में एक्चुअली हमें खरीदना बेचना कैसे है, प्राइस कैसे बढ़ेगी, पता कैसे चलेगा कि प्राइस बढ़ने वाली है गिरने वाली है? अब हम इसकी जर्नी शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। चलो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जो खरीदे और बेचे जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट हम किसको कह रहे हैं स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में? इस सबको लिखोगे लोग, यहीं से यात्रा शुरू होती है। सब लोग लिखोगे इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं। ट्रेड होते हैं इसलिए हम उन्हें क्या कर सकते हैं? बाय और सेल कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच आर बॉट एंड सोल्ड ऑन द स्टॉक मार्केट, दैट मीन्स दे आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट। अब इसमें से एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है इक्विटी, जिसको आप ज्यादा जानते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स या जहां पर बहुत बड़े बड़े सौदे होते हैं, इवन इक्विटी मार्केट भी छोटा है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के आगे जहां सौदे उससे ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट्स के होते हैं। पर मैं धीरे धीरे आऊंगा, उसमें इतनी कोई जल्दी नहीं है। हम सबसे पहले इक्विटी की बात करते हैं कि इक्विटी शेयर्स के जो सौदे होते हैं उनकी बात करते हैं। हाँ, आप में से कुछ कुछ लोग जानते हो कि वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, अभी आप छोड़ दो। अपन यहां से चलते हैं कि इक्विटी शेयर्स के लिए कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कोई भी कंपनी IPO मार्केट में लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से लाती है। तो कोई भी कंपनी होगी वो IPO लाएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर करेगी आपको। और दूसरा ये है कि इसके बाद वो शेयर हो जाता है लिस्ट, और लिस्ट होने के बाद वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब ये है कि मैं अपने शेयर्स को लेकर लिस्टिंग के लिए जा रहा हूं, और फिर वहां पे लोग खरीदने बेचने लगेंगे। पर आप चाहो तो इसके पहले मेरे साथ जुड़ जाओ और फायदा उठा लो। तो हम सब लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर में पार्टिसिपेट करके हम फायदा उठा लेते हैं। तो वो कंपनी बताती है कि आप कितने शेयर कम से कम खरीदो, मेरा लॉट साइज कितना होगा, और फिर वो कितने, यदि आप HNI कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम कितने रुपए का शेयर खरीदना पड़ेगा। इतने रुपयों का शेयर खरीदोगे मेरा, तो जाके आप HNI कैटेगरी के लिए आओगे, नहीं तो आप रिटेल कैटेगरी में होगे। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी आते हैं, QIBs भी आते हैं। अलग अलग कैटेगरी होती, उतना डीप नहीं जाएंगे हम। आपको उसने इनिशियल ऑफर करा, आप इनिशियल शेयर खरीद लिए, उसने एक इनिशियल प्राइस बताई कि मेरा ये प्राइस बैंड है, आप इस प्राइस बैंड में अपना प्राइस कोट करके मुझसे शेयर बताओ, लेना चाहो तो ले लो। और यदि वो अलॉट करता है आपको कि हाँ ठीक है, क्योंकि ऑफर तो जब आता है तो बहुत सारे लोग खरीदने भगते हैं। मान लो शेयर्स का ऑफर तो आया है सिर्फ 50 करोड़ का, लेकिन जो लोग पैसा देते हैं वो दे देते हैं 4,000 करोड़। इसका मतलब बहुत सारे लोग एक एक शेयर के पीछे हैं, तो शेयर सबको नहीं मिल जाएगा। तो वो बेसिकली एक प्रो रेटा बेसिस पर उसे प्रॉपर अलॉट करते हैं लोगों को, और कम से कम उतने शेयर देते हैं जितना उन्होंने वादा करा है। और फिर वो शेयर जब आपको मिल जाते हैं, फिर 2 दिन या 3 दिन बाद एक दिन आता है जब वो शेयर लिस्ट होते हैं, और वहां पर आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है कि वो शेयर आपने जो खरीदा वो 100 रुपए का है, पर वो लिस्ट ही 200 पे हो गया। यहाँ होता है वो मौका जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 गुना पैसा हो जाता है एक ही दिन के अंदर। पर लेकिन इसके लिए आपके पास पैसा इनफ होना चाहिए, और आपके स्टडी इनफ होना चाहिए कि आप कैसे पैसा ऐसा लगाओ कि वो अगले ही दिन डबल हो जाए। ये संभव है, स्टॉक मार्केट में तो संभव है। विल दैट बी क्लियर टू यू?
बच्चों, झूमर्स, तो अब क्या होता है कि ये शेयर जब लिस्ट हो जाता है, लिस्ट पे तो आपने गेन कर लिया, अब इसमें सौदे होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि रिलायंस है, वो तो सालों पहले ही लिस्ट हो चुका, उस पर तो सौदे आज हो रहे हैं, बाय कर लो चाहे सेल कर लो। अब यहाँ आप एक बात को समझो बच्चों, कि जब हमें सौदे करने हैं तो हम सौदे करते कैसे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई सा शेयर बाय करना है तो हमें अलाउ हो जाएगा, हम बाय में अपनी प्राइस बताएंगे, उस प्राइस का कोई ग्राहक होगा बेचने वाला, आप शेयर खरीद लोगे, या आप कहोगे भाई साहब जिस रेट पे मिल रहा है उस रेट पे दे दो। तो दोनों तरीके पॉसिबल है। या तो मैं अपना एक रेट बताऊं, जब मैं अपना एक रेट बताता हूं तो उसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब मैंने बता दिया कि इससे महंगा नहीं लूंगा। और या फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई साहब जिस भाव पे मिलने ले लो, मेरे को तो चाहिए आज, उसको हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। लिखेंगे सब लोग बच्चों, झूमर्स, एवरीबडी राइट। जब भी आपको शेयर बाय करना होता है तो आप दो तरीकों से बाय कर सकते हो, फ्रॉम लिमिट ऑर्डर या फ्रॉम मार्केट ऑर्डर। लिमिट मतलब आप एक लिमिट बताते हो कि शेयर इससे सस्ता मिले तो ले लेना, इससे महंगा नहीं लूंगा। लेकिन मार्केट ऑर्डर में इट ओपन्स, आप कितने का भी देते हो, बस मुझे चाहिए, आप कितने का भी खरीद के दे दो, मुझे वो शेयर किसी भी कीमत पे चाहिए। ये होता है मार्केट ऑर्डर। इसी तरह बच्चों, जब आप सेल करने के लिए जाते हो, जब आप सेल करने के लिए जाते हो तो सेल भी कैसे होगा, लिमिट से होगा या फिर मार्केट से होगा। लिमिट का सेल कैसा होता है, लिमिट का सेल ऐसे होता है कि अब आप अपनी मैक्सिमम नहीं मिनिमम प्राइस बताते हो कि भाई साहब महंगा बिक रहा हो तो महंगा बेच देना, इससे सस्ता मत बेचना। महंगा बिक रहा हो महंगा बेचना, पर इससे सस्ता मत बेचना। या फिर आप कहते हो भाई साहब बेचो, बेचो और खत्म करो, जिस भाव पे बिक रहा हो बेचो, वो होता है मार्केट ऑर्डर। तो क्या यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चों, कि हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय भी लिमिट और मार्केट कर सकते हैं, सेल भी लिमिट और मार्केट कर सकते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? हाँ, आईपीओ में आपने पैसा लगाया, एक क्वेरी आई है, एक क्वेरी आई है कि मैंने आईपीओ में पैसा लगाया और मुझे शेयर नहीं मिले, तो बेटा आपका पैसा वापस हो जाएगा। जिस दिन अलॉटमेंट का डे आएगा, आपका पैसा आपको अलॉट नहीं हुआ होगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा। हालांकि आजकल एक स्टॉक मार्केट ने सेबी ने एक नई स्कीम निकाल दी जिसमें पैसा आपके अकाउंट से कटता ही नहीं है जब तक आपको शेयर अलॉट ना हो। आपके अकाउंट में उसे होल्ड कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही आपको शेयर अलॉट होते हैं तो वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है, अलॉट नहीं होते तो वो होल्ड हटा दिया जाता है, पैसा तो आप ही के अकाउंट में था। ये एक नई स्कीम आई है सेबी की, यस, फ्रीज कर दिया जाता है। नाउ मैंने आपको बताया कि बाय और सेल कर सकते हैं। क्या आपको लिमिट सौदा और मार्केट सौदा दोनों क्लियर हो गया है? उन दोनों में अंतर क्लियर हो गया? पहले एवरीबडी टेल मी। यस, बढ़िया। अब मुझे बताओ कि हमें शेयर को बाय करना है और फिर सेल करना है, या हम उल्टा कर सकते हैं कि सेल करके हम बाय कर सकते हैं। क्या पॉसिबल है बोलो, स्टॉक मार्केट में क्या पॉसिबल है? ओनली बाय एंड सेल, या फिर वी कैन सेल एंड देन बाय? टेल मी, बोथ आर पॉसिबल। भाई साहब तभी तो नाम पड़ा बुलर बेयर का। ये बुलर बेयर कोई ऐसा नहीं है कि वो भालू जैसा दिखता है इसलिए उसको कह रहे हैं कि तू तो बेयर है भैया, और एक ऐसा एक मोटा सांड है उसको कह रहे हैं तू बुल है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बुल और बेयर इससे तय होते हैं। बुल और बेयर इस बात से तय होते हैं कि उन्होंने पहला सौदा क्या करा है। यदि वो पहला सौदा बाय का करके बैठे हैं तो दैट मीन्स उस शेयर के लिए वो लोग बुल कहलाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए। बुल ही क्यों कहते हैं? आप सबको मालूम है कि बुल के सामने जो आता है वो अपने सींग से उसे उछालता है। तो बुल का काम है उछालना, जो मिले उछालना, उसको आप जो भी दोगे उसे ऊपर उछाल देगा। ये उसका नेचर है। उसके इस नेचर के कारण ही ऐसे लोग जो बाय पहले करते हैं एंड दे वांट कि शेयर उछल जाए, उनको हम बुल्स कहते हैं। सिमिलरली जो वो रीच जैसे दिखते हैं ऐसा नहीं है, जो गोरे गोरे दिखते हैं वो भी बेयर हो सकते हैं। बेसिकली बेयर उसको कहते हैं जिसने सेल पहले कर दिया। अब बताओ, जो व्यक्ति सेल करके बैठा है वो तो चाहेगा भाव गिरे और गिरते हुए भाव में वो खरीद ले, तो इसीलिए उसे बेयर कहते हैं। और बेयर जो नेचर है उस जानवर का वो है भी यही कि उसको जो मिलता है ऊपर उसे नीचे झटक के गिरा देता है। जो भी चीज उसको सामान मिलेगी ऊपर पेड़ पर रखी हुई, कहीं पर रखी हुई, वो उसको सबसे पहले नीचे पटकेगा। तो क्योंकि उस जानवर की बेसिक टेंडेंसी है कि ऊपर की चीज को नीचे पटकता है वो, इसलिए उसका जो आज यहाँ स्टॉक मार्केट में यूज हो रहा है हम उसे बेयर कह रहे हैं।
इसलिए उसका नेचर ऐसा है कि वो हर चीज को झटकना चाहता है, तो जो स्टॉक मार्केट में ऐसा बिहेव करेगा वो बेयर बन जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर? हाँ, बोथ बोथ तो हो सकते हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही हो पाओगे ना। यस, यू कैन बी बोथ एट अ सेम टाइम, बट फॉर वन शेयर यू कैन बी आइदर बुल और बेयर। देखो, आपका एक थॉट भी तो है। आप पहले एक बार समझ लो, पहले मैं इसको समझाता हूं, लेकिन पहले सेल और बाय का कॉन्सेप्ट समझ लो। यदि तुमने, मान लो, रिलायंस का शेयर बाय करा, मुझे बताओ फटाफट फटाफट, अभी यदि आपने बाय कर लिया तो आप कौन हो? और आपने इसको 1250 रुपए पे बाय कर लिया। हु आर यू? इफ यू बॉट द शेयर फर्स्ट, आपने खरीद पहले लिया, अब आप कौन हो? यू आर बुल। बुल फॉर हुम? रिलायंस। अकेले रिलायंस के लिए आप बुलिश हो, यू आर बुलिश टूवर्ड्स इट, क्योंकि आपको लगता है कि रिलायंस ऊपर जाने वाला है। और मान लो सही में आपकी बात सही निकली और ये 1500 रुपये हो गया, तो बोलो आपने कितना कमाया? आपने इसको सेल करा 1500 पे। तो जो डिफरेंस है, कभी भी प्रॉफिट का फॉर्मूला एक ही है। आप बुल हो चाहे बेयर हो, प्रॉफिट का फॉर्मूला एक है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। तो आपने सेल करा इससे 1500 पे और आपने बाय करा था इससे 1250 पे, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 250 का प्लस। सिमिलरली, अब आप बेयर हो और आपने रिलायंस का शेयर बेचने का तय करा, आपको लग रहा भाव गिरेगा, तो आपने इसको सेल कर दिया वही 1250 पे, क्योंकि आप तो सोच रहे हो भाई साहब गिरेगा, आप तो सोच रहे हो गिरेगा 1250 भी, अभी नीचे जाना है, अभी तो उसका प्राइस और नीचे आएगा। अब हुआ भी ऐसा, किस्मत से जो आपने सोचा वो भी ऐसा गया और प्राइस आ गई 1100 पे। जैसी प्राइस 1100 पे आई तो आपके पास फायदा है, आप इसको यहां पे बाय कर लो। तो बाय करते से आपने सौदा काट दिया। पहले आपने सेल करा, बाय करके काटा। पहले आपने उधर पे बाय करा था तो सेल करके काटा। सौदे को कटना जरूरी है। अब क्योंकि आपने जो सेल करा था उसमें 1100 का बाय करा, तो सेल माइनस बाय इज प्रॉफिट, और आपको प्रॉफिट हो गया 150 रुपए का। गॉट इट? तो इसीलिए कभी मत सोचो कि स्टॉक मार्केट में बाय करके ही सेल कर सकते हैं। हम सेल करके भी बाय कर सकते हैं, उसके भी अपने तरीके हैं। ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्टली हो जाएगा, उसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर से आप सेल पहले कर सकते हो, बाय बाद में कर सकते हो, ये पॉसिबल है। इसलिए अब आप यहां पे कौन थे? यू वर बुलिश और बेरिश। बोलो, हु वर यू? हु वर यू? यू वर बेरिश अबाउट इट। आपको लगता था कि ये गिरेगा। हिंदी में भी बता देता हूं कि बुलिश को हम कहते हैं तेजड़िया। तेजड़िया मतलब जिसको लगता है भाव तेज होने वाला है। और बेरिश को हम कहते हैं यहाँ पे मंदड़िया, जिसको लगता है भाव मंदा होने वाला है। इस तरह से स्टॉक मार्केट चलता है और हर व्यक्ति अपना अपना बैठ के स्कीम बना रहा है। कोई बुलिश है, कोई बेरिश है। बताओ बताओ, कोई व्यक्ति यदि खरीद रहा है तो कोई बेच भी तो रहा है। बताओ, जब तक कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे? टेल मी, प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, हाउ कैन यू बाय अनलेस अंटिल समबडी इज सेलिंग? तो बताओ, जो बाय कर रहा है उसको एक व्यक्ति चाहिए ना जो सेल कर रहा है। जो बाय कर रहा है उसे एक व्यक्ति चाहिए सेल कर रहा है। यहीं पर तो दोनों मिलके आ गए। जो बाय कर रहा है वो बुलिश है, उसे लग रहा है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। जो सेल कर रहा है वो बेरिश है, उसको लग रहा है कि नहीं, अब प्राइस नहीं बढ़ेगी, अब तो यहां से प्राइस गिर जाएगी, तो वो बेच रहा है। तो बेयर्स आर सेलिंग, बुल्स आर बाइंग। इसलिए हमें दोनों चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम कोई भी सौदा आज और अभी नहीं कर पाएंगे। फिर वो प्रॉपर्टी की तरह हम ढूंढते रहेंगे कि कोई आ जाए हमारी प्रॉपर्टी खरीद ले। हाँ भैया, लोगे क्या आप? ऐसा। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। आप चाहो तो अपनी शर्तों पे बेचो, यानी कि लिमिट ऑर्डर लगाओ, और या फिर आप चाहो तो बस मार्केट ऑर्डर पे बेच दो कि भाई साहब ले लो इसको जिस भाव पे जाए। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? नहीं? नहीं बच्चे, बस इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से हटा दो कि हमें शेयर्स को सेल करने के पहले वी नीड नॉट ओन इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, आई लाइक दैट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे ही इंटरेक्टिव सेक्शन बनेगा कि आपका कहना था कि जब तक मैं ओन नहीं करती तब तक मैं सेल कैसे कर सकती हूँ। ना बच्चे, स्टॉक मार्केट की यही खूबी है। मैं आपको तरीका बाद में सिखाऊंगा कि ये तरीका कैसे होता है। हाउ कैन यू सेल इट फर्स्ट देन यू बाय इट। ये बाद में होना पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। पहले आप इस थॉट को समझ लो। आपने पूछा, ये अच्छा रहा, सो दैट हमारा थॉट क्लियर होगा। तो क्या यहां तक समझ में आ गई? अब बच्चे, सबसे मेन बात ये होती है कि हमें कैसे पता, जिसके लिए तुम मुझे सुनने बैठे हो, पर वो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही तो गेम है।
और वही तो समय लेने वाली चीज है। पर हम आज उसका इंट्रोडक्शन जरूर लेंगे, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, कि हमें कैसे पता कि RIL इस पॉइंट पे जहां पर वो है, यहां से वो ऊपर जाएगा और या इस पॉइंट से नीचे जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको यहां पे बताता हूं वो ये कि आपके मन में टाइम फ्रेम क्या है। बच्चों, इसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसके पहले कि हम ये सोचें कि वो बढ़ेगा कि गिरेगा, हमें यह तय करना है कि हमारे मन का टाइम फ्रेम क्या है। हो सकता है कि हमारा मन ये कह रहा हो कि भाई साहब जो मिलना हो मिले, बट 1 सेकंड में मिल जाए, बस 1 सेकंड। मैंने ये बाय दबाया, प्राइस बढ़ी, मैंने ये बेचा, या मैंने बेचा, प्राइस गिरी, मैंने ये खरीदा, बात खत्म। या हो सकता है कि मुझे लगता है कि नहीं 1 सेकंड तो बहुत कम होता है, कम से कम 1 मिनट तो हो या 1 आवर तो हो, तो मेरा टाइम फ्रेम बढ़ गया। अब मुझे इससे चिंता नहीं कि शेयर प्राइस अभी बढ़ जाए। बोलो, मेरे मन में यदि 1 आवर आ गया 1 सेकंड की बजाय, इसका मतलब मुझे लगता है कि नहीं, शेयर थोड़ा सा गिर के बढ़ भी जाता तो मुझे चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पे है 1 आवर है, तो मैं थोड़ा पेशेंटली बैठा हूं। पर बताओ, क्या 1 सेकंड वाला और 1 मिनट वाला पेशेंटली बैठ सकता है क्या? बोलो बच्चों, क्या 1 सेकंड वाला या 1 मिनट वाला पेशेंस के साथ बैठ सकता है? उसको तो चाहिए कि खरीदते से ही बढ़ना चाहिए, उसके पास मौका नहीं है वो पहले गिर के बढ़े। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? जो व्यक्ति 1 सेकंड या 1 मिनट या 5 मिनट का व्यू लेके बैठा है, उसको चाहिए कि उसके खरीदने के बाद बढ़ना ही चाहिए या उसके बेचने के बाद गिरना ही चाहिए। उसके पास मौका नहीं है कि वो फ्लक्चुएट करके जाए। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्कैल्पर। लिख लो आप लोग, सब लोग, दीज पीपल आर कॉल्ड एज स्कैल्पर। जो स्कैल्पिंग करते हैं फटाफट फटाफट, उनको तेज सौदे चाहिए। उनको वो अपना व्यू बनाते हैं, अपना ओपिनियन बनाते हैं, बट फॉर अ 5 मिनट। उनको नहीं मतलब 5 दिन बाद क्या होगा, 5 दिन सोच ही नहीं रहे वो। उनको पता है कि मेरा जो सोच है, डेटा एनालिटिक्स है, वो ये कह रही है कि शेयर ये खरीदा, ये बढ़ा, या ये बेचा और ये गिरा। उनका टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, तो दे वांट डायरेक्ट मूवमेंट। उनके पास ये चांस नहीं है कि वो रिवर्स मूवमेंट करके वापस सही हो जाए ना। तो दीज पीपल आर कॉल्ड एज स्कैल्पर। तो पहले आप समझ लो कि आप कौन हो। मैं इसलिए बता रहा हूं टाइम फ्रेम कि आपको समझ में आएगा कि मेरा टेम्परामेंट किसके जैसा है। तो स्कैल्पर्स ऐसे होते हैं जो मन बना लेते हैं और अब उनको सेम एक ही वही मूवमेंट चाहिए जो उन्होंने मन बनाया है, या फिर उनके रिवर्स जाने लगता है तो तुरंत सौदा काट देते कि ना ना ना, नीचे गिर रहा है, काटो काटो, मेरे को तो बढ़ाना चाहिए था। अब क्या होता है, ऐसे भी हो सकते हैं, नहीं स्पेक्यूलेटर तो उनको भी नहीं कहूंगा मैं, देखो नहीं, मैं ना ना, स्पेक्यूलेशन मतलब विदाउट स्टडी। यहां आप समझ लो, प्लीज डू नॉट कॉल स्कैल्पर्स एज अ स्पेक्यूलेटर्स, बिकॉज एनीथिंग दैट इज स्पेक्यूलेशन, वो इट इज नॉट बैक्ड बाय द स्टडी। तो एनीथिंग विच इज नॉट बैक्ड बाय अ प्रॉपर स्टडी इज स्पेक्यूलेशन। स्कैल्पिंग के पीछे यदि आपकी प्रॉपर स्टडी है, आपको खुद को वो भी पता है कि आजकल ट्रेड एआई ले रहा है। बताओ, हम लोग ने एआई डेवलप कर लिया है और एआई आजकल सौदे लेता है, और एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं हम उसको। वो एल्गोस बना के रखता है और उससे स्कैल्पिंग ही हो रही होती है। बट उस एल्गो के पीछे एक स्टडी होगी, और बड़े बड़े लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा बच्चा ही इस काम को करेगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इसी को कर रहे होते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी इस काम को कर सकते हैं। स्कैल्पिंग इज समथिंग कि आपका टाइम फ्रेम छोटा है, और उसमें खास बात यह है कि आपने यदि बाय करा, इसको लिखो बच्चों आप लोग, यदि आपने बाय करा, यू नीड डायरेक्ट प्राइस अप। आपको प्राइस बढ़ना ही है, क्योंकि तभी आप बेच पाओगे। जैसी प्राइस जरा सा भी नीचे लेगी ना, आप यहां पे सौदा काट दोगे। आप प्राइस को गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, टाइम फ्रेम बहुत छोटा है। लेकिन वहीं पर यदि आपका टाइम फ्रेम 1 डे है, या लेटर से 5 डेज है, या लेटर से 1 मंथ है, तो बोलो, क्या प्राइस थोड़ी सी गिर भी जाएगी आपके खरीदने के बाद, विल यू माइंड इट? टिल द टाइम आपको लग रहा है कि ना, ये इतनी भी नहीं गिरी है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो चल ही सकता है, ये बढ़ जाएगी अभी। तो आपके पास एक लॉन्गर टाइम फ्रेम आता है, आपके पास एक लॉन्गर टाइम फ्रेम आता है, लंबा टाइम फ्रेम आता है। बच्चों, एक बात और, कि देखो मैं सीधे प्रैक्टिकल बता रहा हूं, तो आप में से जो इस जर्नी के लिए सीरियस हैं, उनको हर चीज नोट करना है, हर चीज ध्यान से सुनना है, हर सेशन ध्यान से अटेंड करना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपके पास पैसा हो इसकी जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट सीखो, दूसरों को कंसल्टेंसी देंगे। हमारे पास रिस्क टेकिंग पैसा है लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, जो ले सकता है उसको कंसल्टेंसी देंगे, पर सीखे तो सही हम। Is that point clear? Now, which is best? ना ना,
नथिंग इज बेस्ट, इट इज ऑल योर टेम्परामेंट, कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो खरीदते आज हैं, बाय करते हैं एंड दे रिमेन देयर फॉर 3 to 5 years। अब ऐसे लोग ट्रेडर ही नहीं होते, ये जो स्कैल्पर है ये तो फिर भी ट्रेडर है, लेकिन ऐसे लोग स्कैल्पर या ट्रेडर होते ही नहीं है, दीज आर इन्वेस्टर्स। ये लोग ने तो पैसा लगा दिया और इनका टाइम फ्रेम लंबा है, लाइक प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। अब इनको इससे मतलब नहीं है कि प्राइस बीच में गिरेगी भी, बढ़ेगी भी, बढ़ेगी भी, गिरे भी। उनको पता है कि फाइनली मैंने अच्छा शेयर खरीदा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ेगा ये। तो यदि आपका शेयर एक अच्छा है, लंबी रेस का घोड़ा है, उसको बढ़ना ही है। लेटर से आपको लगा कि एसबीआई खरीद लेता हूँ, बड़ा बैंक है, निफ्टी का भी पार्ट है, और कल को यदि इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सबसे ज़्यादा लोन तो यही देगा, तो यही ग्रो करेगा। आपने एसबीआई आज पकड़ लिया और आप बैठ गए 5 साल के लिए कि गिरने दो, जाने दो नीचे, मुझे पता है ये बढ़ेगा, अभी तो मार्केट डाउन है इसलिए नीचे जा रहा है, पर ये ऊपर जाएगा। तो ऐसे लोग कैन अफोर्ड दैट प्राइस में गो डाउन। और ऐसे कई शेयर्स हैं बच्चों। कोविड के समय क्या हुआ, कोविड के समय क्या हुआ, हर बढ़ता शेयर अचानक गिरा, लेकिन फिर वो बढ़ गया। तो यदि आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप वहां पे बैठे रह सकते हो, प्रोवाइडेड आपका शेयर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने किसी गलत शेयर पे दांव लगा दिया और वो गिर ही रहा है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो टाइम फ्रेम तय करता है कि यू शुड बी बुलिश और बेरिश। नॉर्मली जो बेरिश होते हैं वो अपना टाइम फ्रेम बड़ा नहीं रखते, क्योंकि उनको डर रहता है कल को मार्केट बढ़ गया तो क्या करेंगे। तो बेरिश जिनका व्यू बनाते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए बनाते हैं, और जो बुलिश टाइम फ्रेम होता है वो बेसिकली बड़ा टाइम फ्रेम होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन आज हमारी शुरुआत हो गई, हमारा इंटरेक्शन हो गया। और प्लीज आई वुड लाइक कि आप रचना मैम को आज के सेशन के बारे में एक अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं अगली क्लास के लिए भी शामिल, क्योंकि वहां मैं टेक्निकली बातों को बढ़ाऊंगा। तो आप में से जो लोग सीरियस हों उनको जरूर अटेंड करना चाहिए अगला सेशन। तो हमें पता चलना चाहिए कि आपने आज का सेशन अटेंड करा और हम आपसे इंटरेक्ट कर पाए, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दे पाऊँ। तो मेरी टीम जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल सेंड करेगी, बट फॉर दैट यू प्लीज इन्फॉर्म द सोर्स। आई थिंक सोर्स आपके पास रचना मैम का ही रहा होगा, तो आप रचना मैम को प्लीज इन्फॉर्म करिए आज के सेशन के बारे में, बताइए कि हम और टेक्निकल स्टडी और ज़्यादा, क्योंकि हम सही में सौदे करना चाहते हैं, हम सही में खरीदना बेचना चाहते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन चलते मार्केट में लूंगा। तो आपको दो चीज़ों का फायदा होगा इफ यू सेंड द मैसेज। आपको एक मटेरियल मिलेगा जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेसिक्स और ज़्यादा अच्छा बताएगा, और दूसरा हम आपको अगली बार रियल मार्केट सिचुएशन में लाके रखेंगे, ताकि सीधे आप वो करना शुरू करो, क्योंकि आपका बेसिक फ्रेमवर्क, मेंटल फ्रेमवर्क आज तय हो चुका है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे बच्चों, थैंक यू सो मच। सेशन को थोड़ा सा छोटा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूस में इससे ज़्यादा और कितना बोलूँगा। अगली बार हम सीधे रियल मार्केट में आएंगे। डू सेंड मैसेज टू मैम सो दैट मेरी टीम आपको फिर उसी नंबर पे मटेरियल भेज देगी, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हो। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर सच एन एक्साइटमेंट। थैंक यू बच्चे, बाय।